आप लोग जैसा कि टॉपिक से जान गए होंगे, टाइटल से जान गए होंगे कि आज मैं अपनी कोविड की जो जर्नी है, जो मेरे परिवार की कोविड की जर्नी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई एम 100% श्योर जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उसमें से 50% ने ज़रूर इस चीज़ को झेला होगा और उस चीज़ को समझेंगे, या मुझसे ज़्यादा ही झेला होगा, कम नहीं झेला होगा। आई नो, क्योंकि ये जो महामारी का दौर है इसने बहुतों के परिवार को तोड़ दिया, बहुतों के सर के ऊपर से सब कुछ छीन लिया इसने। मैं कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले जो मेरे परिवार से बहुत करीब थे, मेरा कॉलेज है एक, वहाँ पर बाबू के पोस्ट पे थे राजेश भैया। और उन्हें मैं जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में थी तब से उनसे हम लोग का संपर्क है, क्योंकि उसी समय से कॉलेज बनना चालू हुआ था और वो उस समय से ही कॉलेज से जुड़े थे और आज तक जुड़े हुए थे। उनकी उम्र करीब 40-45 के बीच में रही होगी, तो आप सोचिए कितने कम उम्र से वो कॉलेज से जुड़े थे। और इतने शांत व्यक्ति, इतना मैंने कभी तेज़ आवाज़ में उन्हें बात करते नहीं सुना। बहुत ही, कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, मीठा ही बोलते थे वो। और अच्छे परिवार में भी सब लोग अच्छे थे, उनके घर परिवार भी ठीक था, लेकिन इस कोरोना ने ले लिया उनको, इतनी कम उम्र में ही ले लिया। अभी कल एक बसपा पार्टी के कार्यकर्ता थे और बहुत ही करीबी थे, बहुत ही मेहनती थे, ब्रह्मजीत राणा जी। वो भी बहुत कम उम्र के थे, मुझे लगता है 42 एज रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल हुए। वो भी काफ़ी दिनों से भर्ती थे, करीब 1 महीने उन्होंने लड़ाई लड़ी, 1 महीने। और कल आखिरी में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। बहुत सारे लोगों को खोया, किसके बारे में बताऊं, बहुत सारे लोगों को खोया। और जहाँ तक मेरे अपने परिवार की बात है, तो मेरे घर में सबसे पहले शुरुआत हुई, मेरे फादर के गनर हैं, जो गनर भैया हैं मौर्य जी, सबसे पहले उनको सिम्टम आया। कहाँ से इन्फेक्शन आया ये सब कोई नहीं जानता, पर पहला बुखार उनको ही आया घर में। तो हम लोगों ने तुरंत आइसोलेट कर दिया, लेकिन जब तक आप आइसोलेट करते हैं तब तक तो इन्फेक्शन फैल चुका होता है, तब तक तो सब लोग संक्रमित हो चुके होते हैं। बस जिसकी शरीर मजबूत है उसको थोड़ा दिन बाद बुखार आएगा, जिसकी कम मजबूत है उसके पहले आ जाएगा, सिर्फ इतना अंतर है। उसके बाद वो अलग हो गए, लेकिन वो एक अच्छे हट्टे कट्टे जवान हैं, तो जवानों में कम दिक्कतें होती हैं। अगर बुजुर्गों के साथ तुलना की जाए तो जवानों में कम दिक्कत होती है, पर जवानों में भी दिक्कत होती है। अभी मैंने आपको 2 उदाहरण दिया और दोनों व्यक्ति जवान ही थे, तो वो तो ठीक भी हो गए। और ईश्वर की बहुत कृपा रही कि कोई भी अनहोनी नहीं हुई, सब लोग निकल आए। लेकिन ये बहुत कृपा रही कि सब लोग निकल आए, लेकिन जो 1 महीने का ये दौर था, ये कैसे कटे हैं शायद मैं उसे शब्द में आपसे ना बता पाऊँ। तो मैं बता रही थी कि गनर भैया को आया और उसके अगले दिन सुबह मम्मी को बुखार आ गया। और मम्मी को मेरे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तीनों की दवाइयाँ चलती हैं। और पर्सनली मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, और हर बच्चा अपने माँ बाप को मानता है, कोई नई बात नहीं है ये। तो जैसे ही मदर को हुआ, जो मेरे दिल के सबसे करीब थी, किसी और को हुआ होता तो एक बार मैं खुद को कंट्रोल कर पाती, पर जैसे मम्मी को हुआ मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया। बिकॉज़ मम्मी को नहीं पता कोरोना क्या चीज़ है, ठीक है। गांव में अधिकतर लोग इतने जागरूक नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे ही हवा चल रही है, हल्ला हो रहा है, होने दो, हमें थोड़ी ना होगा, अधिकतर। लेकिन मैं उस फील्ड में हूँ, मैं देख रही हूँ क्या हालत हो रही है। और आपको मैं बताऊँ कि जब तक मेरे घर में इन्फेक्शन नहीं आया था, उसके 4-5 दिन पहले से पता नहीं क्यों एक घबराहट रहती थी, दिल धड़क। मम्मी हंसती थी, तुम डरपोक हो,
ऐसे कह के हटा देती थी। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति सबसे मेरे दिल के करीब है उसको ही हो गया, और फिर जाहिर सी बात है मेरा भी मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हुआ। और मुझे ये लगा कि अब मुझे तो इन्फेक्ट होना ही पड़ेगा अगर मम्मी को बचाना है, क्योंकि मम्मी को टेम्परेचर लेना नहीं आता, शुगर लेना नहीं आता, बीपी लेना नहीं आता। उनको मैं दवा भी बता दूंगी तो वो खुद से नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अलग अलग दवा ताम झाम था सब। तो मुझे जानबूझ के इन्फेक्ट होना ही था, ये मैंने सोच लिया था। तो फिर जा के समय समय पे अभी पैरासीटामोल लेना है, अभी टेम्परेचर नापना है, मतलब मॉनिटरिंग कर करके सब दवा उनकी चालू हुई। और धीरे धीरे करके बॉडी पेन भी बहुत होता था, तो मसाज करना, फिर खांसी आती थी, पूरे सीने में जकड़न थी, आवाज़ तो लगता था कोई और ही बोल रहा है, वो नहीं बोल रही हैं, नेबुलाइज कराना, ये सब काम चालू कर दिया। और उस प्रोसेस में मैं इन्फेक्ट हो गई थी, और वो मैंने जानबूझ के खुद को इन्फेक्शन लिया था। और ये सब करते करते करीब 2 दिन बाद मम्मी का सैचुरेशन थोड़ा डाउन हुआ। और आप समझिए, जिस दिन मम्मी को बुखार आया उस दिन से रात में मेरी नींद उड़ गई। दिन में तो मैं फिर भी थोड़ा केयरलेस रहती थी, पर रात में मुझे एंग्जाइटी सिम्टम्स आने लगे। मैं रात में हर 1 घंटे पे जाके उनको जगह जगह के टेम्परेचर नापा करती थी। कितना है मम्मी टेम्परेचर, अब दवा खा लो। कितना है सैचुरेशन, अरे 92 आ गया, अरे 93 आ गया। मतलब घबराहट थी मेरी। हालांकि सोने पे थोड़ा सा ड्रॉप वैसे भी होता है, लेकिन घबराहट में मैं ये सब चीज़ें कर रही थी। पर ईश्वर की बहुत कृपा रही कि मम्मी को उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और वो 5-6 दिन में उनका फीवर ओवर सबसाइड कर गया। लेकिन जो उनके गले में जो पूरी खराश आ गई, आवाज़ बदल गई, उसको जाने में बहुत समय लगा। और मम्मी के होने के बाद 2 दिन बाद हम सबको बुखार आया। मुझे हल्का बुखार आया, एक दिन 100 डिग्री रहा। तो 100 डिग्री में तो पता भी नहीं चलता कुछ, जब तक आदमी सोचे ना तो 100 डिग्री का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। लेकिन दिक्कत तब हुई जब मेरा बेटा साथ दे, आप लोगों ने और वीडियोस में देखा होगा, वो 16 महीने का था, 16 महीने का था, अब तो 1 महीना हो गया। और उसके जो है बुखार नहीं आया, उसको डायरिया होने लगा, लूज मोशन, लैट्रिन होने लगी। और मैं सुबह सो के उठी, मम्मी का मैं टेम्परेचर लेके आ रही हूँ, और यहाँ मैं बेटे को देख रही हूँ कि 5 मिनट में 5 बार मैं उसकी निक्कर चेंज कर रही हूँ। 5 मिनट में 5 बार निक्कर चेंज हो रही है। मतलब जिस तरीके से आदमी टॉयलेट करता है उस तरीके से वो लैट्रिन कर रहा है, इस तरीके से पानी की तरह लैट्रिन बह रही है। मुझे लगा कि लगता है अब ये तो गया, अब बचाना मुश्किल है। तो उस दिन मेरा टेम्पर पूरी तरीके से लूज़ हो गया, नहीं कंट्रोल में था अपने कुछ भी। और हल्का बुखार उस दिन मुझे आ गया था, 100 के डिग्री का था करीब। लेकिन उस दिन मैं अपने बेटे को भी देख पा रही थी, उस दिन मैंने हैंडल कर लिया जैसे तैसे। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए, और जिस मेरे माँ और पापा की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरी मम्मी को कुछ भी हो जाए वो कभी जाहिर नहीं होने देंगी, जब तक एकदम आखिरी स्टेज ना आ जाए। आप जान नहीं सकते कि क्या उनके शरीर में दिक्कत हो रही है। महिलाएं कुछ होती हैं गाँवों में, आप अधिकतर देखते होंगे, वो अपने आप को सबसे कम इम्पोर्टेंस देती हैं और सबको इम्पोर्टेंस देंगी, पर खुद को नहीं देंगी। इसलिए मुझे इनकी और टेंशन लगी रहती थी कि अगर इनको कोई दिक्कत होगी तो मैं जान नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये बताएंगी नहीं। और पापा को अगर थोड़ा भी होता है तो उसको वो तुरंत जाहिर कर देते हैं। और जैसे ही पापा आके कहे कि मुझे बुखार आने लगा है, तो फिर खैर तुरंत सारी मेडिकेशंस तो थी ही, तुरंत उनकी चालू हुई। लेकिन मुझे पापा के लिए कभी उतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत फिट है, बिकॉज उनको बीपी की दिक्कत नहीं, शुगर की दिक्कत नहीं, रेगुलर वो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फिट हैं। तो अगर वायरस गया भी है तो ठीक हो जाएगा। अब मेरे बेटे के डायरिया के लिए फिर रोने लगी एज़ यूजुअल। वैसे मैं कम रोती हूँ, और पहली बार मैं रोई थी। तो उसकी दवा चली, पर कोई दवा उस पर असर ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो वायरल डायरिया था। जो दवाएं चल रही हैं वो तो बैक्टीरियल की चल रही हैं, क्योंकि वायरल डायरिया की कोई दवा है ही नहीं। और उस कंडीशन में मैं कहीं उसको लेके एडमिट भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव थी। मैं जहाँ जाऊँगी इन्फेक्शन फैलाऊँगी। तो फिर घर में ही रह के मैनेज किया 3-4 दिन में
उसका डायरिया धीरे धीरे, जैसा कि आप वायरस में देखते हैं, अगर किसी को जुखाम बुखार भी होता है तो अपने समय के साथ ही हो जाता है, आप कोई भी दवा खा लीजिए। उसी तरीके से उसका डायरिया धीरे धीरे 4-5 दिन में सबसाइड किया, मतलब जान बच गई उसकी। फिर अगले दिन जैसे मेरे बेटे को डायरिया स्टार्ट हुआ, उसके अगले दिन मेरा बुखार तेज हो गया, करीब 102 डिग्री हो गया। और सुबह सो के उठी मैं, करीब 1 घंटे में मुझे 10 बार चक्कर आए होंगे। मतलब मुझे उठ के बाथरूम जाना था, जो कि मेरे कमरे से 10 कदम की दूरी पे था। मैं उठती, दरवाजे तक जाती, मुझे चक्कर लगता, मैं दोबारा आके बेड पे लेट जाती, फिर 10 मिनट बाद कोशिश करती, और यही चीज़ मैं करीब 1 से 1.5 घंटा करती रही। 1.5 घंटे बाद थोड़ी जब स्ट्रेंथ आई, फिर मैं गई, तब पानी पी, चाय पी, दवा ली। और जब दवा खाया तो आधा 1 घंटे बाद उतर जाता है बुखार, फिर नॉर्मल हुआ। फिर वही सारी प्रक्रिया मम्मी का, फिर पापा का, सब स्टीम इनहेलेशन और सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट है चलता रहा। मम्मी का तो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन पापा का थोड़ा एंग्जाइटी का भी प्रॉब्लम है। तो उस वक्त जब तक हम लोग अंबेडकर नगर में थे तब तक उनको फीवर ही था। फिर लेकिन ये डिसाइड हुआ कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो लखनऊ चलते हैं, वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। लखनऊ आए तो यहाँ पे कोई भी बेड खाली नहीं था, ठीक है। और धीरे धीरे लखनऊ में करीब हम लोग वहाँ से आने के बाद भी 4-5 दिन अपने आवास पे ही रहे। और ये जो 4-5 दिन थे, ये मेरे जीवन के सबसे डरावने दिन थे। दिन में तो मैं उन लोग के साथ रहती थी, पर रात में मैं अपने फ्लैट पे आती थी सोने के लिए, और फिर रात भर मोबाइल ऑन मोड में रहता था। और अधिकतर पापा का फ़ोन रात में 2 बजे आए, 3 बजे आए, सैचुरेशन कम हो रहा है, आज 92 हो गया, आज 91 हो गया पापा। फिर हम लोग तुरंत दौड़ के जाते थे कि मेरा फ्लैट उनके घर से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, मंत्री आवास से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो तुरंत 5 मिनट में हम दोनों पहुंच जाते थे वहाँ पे। तो 5 थपकी कराना, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराना, बीपी लेना, और फिर नेबुलाइज कराना, तो सब कुछ मैं कराती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्फेक्ट ही थी। फिर धीरे धीरे एक दिन सैचुरेशन पहुँच गया 85 रात में। उस वक्त लगा कि अब तो एडमिशन मस्ट है, और फिर वो एडमिट हुए, उसी रातों रात एडमिट हुए। रात में 4 बजे गए, फिर ये भाग आए। क्योंकि ये एक अलग स्टोरी है इनके एडमिशन की, वो मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन फिर फाइनली ये पीजीआई में भर्ती हुए, कमरा मिला, और बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ। लेकिन बहुत मैं थैंक्स बोलती हूँ डायरेक्टर सर का कि उन्होंने मेरी बात रखी। आजीवन मैं ऋणी रहूँगी उनकी। और फिर कमरा मिल गया, और वहाँ पे आप भी जानते होंगे कि कोविड हॉस्पिटल में अटेंडेंट अलाउड नहीं होते हैं। तो इनका सारा सामान, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले रहते हैं, वो सारा सामान ले जाके वहाँ पे रख दिए। बट ऑब्वियस सी बात है, वो आपका सामान ले जाएंगे, आपके लिए चादर बिछा के नहीं देंगे। तो थोड़े करीब आधे घंटे बाद मैंने परमिशन लिया, पीपी किट पहन के मैं गई। फिर वहाँ पे सब गर्म पानी, चादर बिछाना, मतलब उस कमरे को एक घर की तरह क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट मेरी ये कोशिश थी कि इन्हें बेड से उठना ना पड़े, सब कुछ अगल बगल मिल जाए। और मैं गई आधे घंटे बाद पीपी किट में, तो ये मुझे पहचान नहीं पाए, पापा मुझे पहचान नहीं पाए। मैं पापा पापा कर रही हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे। मुझे लगा ये क्या हो गया, कहीं याददाश्त में तो कोई दिक्कत नहीं आ गई। फिर जब मैंने बताया, नाम बताया, तब पहचाने, और फिर सब सेट वेट करके फिर आ गई। फिर मैंने परमिशन ले रखी थी। फिर मैं रोज़ शाम को 2-3 घंटे चाय लेके जाती और पीपी किट में अपना जाती, वहाँ बैठती, थोड़ा सोचती कि इनका मूड डाइवर्ट करें। क्योंकि आदमी जितनी अच्छी सोच रखेगा उसकी रिकवरी भी उतनी तेज़ होगी। और ये ऐसा समय था कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी, सिर्फ मरीज़ के ऊपर ही नहीं, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। क्योंकि जिस दौरान पापा भर्ती हुए थे, उसी दौरान मैंने आपको बताया कि हमारे राजेश भैया जी मर गए थे।
और बहुत सारे जानने लोग मर गए। उसी समय भाजपा के 4-5 विधायकों की गंगवार जी के निधन की खबर आई और मतलब वो पीक समय था, उस वक्त पीक था। तो उस वक्त बेड मिलना और डेथ रेट सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तो खुद को पॉजिटिव बनाए रखना ऐसे सिचुएशन में बहुत कठिन था। धीरे धीरे जब पापा गए थे तो बहुत कम ऑक्सीजन उनको लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती गई और जब बढ़ती गई तो हम लोग भी कमज़ोर होते गए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि ऑक्सीजन का ही पूरा खेल है। अगर फेफड़ा ज़्यादा डैमेज हो गया तो काम ख़त्म हो जाता है। तो पहले जब तक थोड़ा कम था तब तक तो मैं जाने की हिम्मत कर पाती थी, लेकिन जब बढ़ने लगा तो कोई भी बच्चा हो अपने माँ बाप को इस कंडीशन में नहीं देख सकता। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जाइए। तो वो जाते थे शाम में और मैं वहीं पीजीआई के बाहर वहाँ पे था बैठने के लिए, मैं वहीं अपना नीचे बैठी रहती थी और 2-3 घंटे वो उनको सब सेटल करा के, उनको थोड़ा ख़राब ना लगे उस तरीके से करते थे। और करीब 4-5वें दिन हालत सीरियस हो गई थी। तो उस दिन मैं फ़ोन करके बहुत रोई, क्योंकि मैं मम्मी को बता नहीं सकती थी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मम्मी की एज भी 65-66 है और ये ज़रूरी नहीं कि आदमी कोविड से ही मरेगा। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, आदमी टेंशन से ज़्यादा परेशान है। तो मैं किसी भी कीमत पे उनसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकती थी। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं दीदी को फ़ोन करके बहुत रोई कि लगता है मुश्किल है, अब आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा रही और 2 दिन बाद से उनका ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगा। फिर कम होते 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 जब 1 लीटर पे आ गया, तब मैंने उस दिन मम्मी से वीडियो कॉल कराया और वो हंसते हुए बोले कि अब मैं ठीक हूँ। और वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है, सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि उस दिन वो हंसते हुए चेहरे से बोले। और जब उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, फिर हम लोगों ने फिर भी डिस्चार्ज नहीं कराया, 4-5 दिन और रखे, क्योंकि फिर टेस्ट कर रहे थे कि आधा घंटा निकाल के ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, 1 घंटा निकाल के हो रहा है कि नहीं, खड़े होके हो रहा है कि नहीं, चल के हो रहा है कि नहीं, बाथरूम जाने पे मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रोसेस में करीब 5-6 दिन लग गए। फिर कई लोगों से सलाह लेके फिर डिस्चार्ज कराया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी रिस्क हो, क्योंकि कमरा बहुत मुश्किल से मिला इस एपिडेमिक के दौरान, तो दोबारा मिलना इम्पॉसिबल था। हालांकि मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी अपने एक मेरे सर हैं उनसे मांग के ले आई, 2-3 दिन तक रखे रही, कोई लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत बहुत ईश्वर का शुक्रिया करती हूँ मैं कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ ठीक रहा। अभी भी पापा रिकवरी फेज़ में हैं, बट कोविड जिसको भी हुआ है शरीर उसकी कमज़ोर हो गई है। तो उस व्यक्ति को समय चाहिए खुद को और अच्छा करने के लिए। और एक डॉटर होने के नाते अगर मैं आपसे बात करूं, ये कंडीशन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी और बहुत डिफरेंट थी, कठिन भी थी और अलग भी थी। उसकी वजह है क्योंकि आज तक जो भी घर में दिक्कतें आई, जो भी पारिवारिक दिक्कतें आई, हमेशा पापा सामने थे। हम लोग एक हेल्पर की तरह काम करते थे, वो हम लोग को बता देते थे कि ये कर लो, हम लोग कर लेते थे। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। इस बार जो मेन व्यक्ति जो हम लोग को अब तक एडवाइस देता था, हम लोग के सर पे जिसका हाथ था, वो व्यक्ति इस बार बेड पे लेटा है और करने वाली मैं थी और साथ में मेरा एक छोटा बच्चा भी। तो ये कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरी मदर हैं अभी, और अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो क्या जवाब देती। और वो भी ऐसी सिचुएशन थी, एपिडेमिक की सिचुएशन, महामारी की सिचुएशन, वो भी महामारी की सिचुएशन थी। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी कि जहाँ हम जिस डॉक्टर की मदद चाहें हमें तुरंत मिल जाएगी। नहीं, यहाँ बहुत कठिन था सेवाओं को पाना, क्योंकि हर डॉक्टर भी ग्रस्त है, कितना काम करे वो। मरीज ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं, फैसिलिटीज़ कम हैं। तो ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी।
और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किसी भी तरीके से जान बच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब कुछ किया और फिर भी जान नहीं बच पाई। हम लोग के ऊपर बहुत लोगों की दुआएं रहीं, बहुत लोगों की दुआएं रहीं। बहुत सारे लोगों का उस बीच मेरे पास फ़ोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग चिंता करते हैं। इवन कुछ अंकल लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत हो बेटा तो तुरंत बताना। इवन कुछ अंकल लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत हो तो बेटा तुरंत बताना। इतना कहना ही बहुत है। इतना कहना ही बहुत है। मैं किसी से मदद नहीं मांगती, लेकिन इतना जिस व्यक्ति ने मुझे कह दिया वो मेरे हिम्मत को और बढ़ा दिया। लेकिन ईश्वर की बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। पीजीआई के डायरेक्टर सर की बहुत कृपा रही कि आज सब लोग सेफ हैं, घर पे हैं, खुश हैं। लेकिन फिर भी हमने बहुतों को खो दिया, बहुत से साथियों को खो दिया, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। खैर, ये मेरे परिवार की एक छोटी सी कहानी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे ही जैसे रहे होंगे जो इस फेज से गुजरे हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी पता नहीं, बस करना चाहती थी क्योंकि मैं आपको अपना मानती हूँ। और उस दौरान मैं ज़्यादा फ़ोन से भी बात नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं खुद भी बीमार थी और साथ में मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। और इमोशनल प्रेशर और मेंटल प्रेशर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि करना मुझे था, और अगर एक भी स्टेप में गलती हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। वो मैं नहीं चाहती थी। इवन करीब बहुत दिनों तक हम लोग सोए नहीं। मैं तो कुछ खाती भी नहीं थी क्योंकि कोई टेस्ट भी नहीं था, ना तो खाने की इच्छा होती थी ना तो नींद आती थी। बस दिन भर ऐसे मोबाइल लेके ऐसे पड़े रहते थे। बहुत सारी परिस्थितियाँ आई पर सब कुछ गुजर गया, एक सीख दे के गया। जब मैं वहाँ पीजीआई के बाहर अकेले बैठ के बस ऐसे ही रोया करती थी। किस लिए रोती थी पता नहीं, लेकिन वो मेरी हिम्मत बढ़ाता था। आंसू आ जाए तो अच्छी बात है, इससे कोई कमज़ोर नहीं होता। और आज एक हंसता खेलता परिवार है, सब लोग खुश हैं। हाँ, अभी रिकवरी फेज़ है। और मेरी मदर जो खुद बीमार थी, शी इज़ अ वॉरियर, शी इज़ अ वॉरियर। वो एक फाइटर लेडी है। मैं उतना नहीं कर सकती। मतलब एक फाइटर लेडी, सुबह से रात तक सबकी सेवा करना, सबके लिए खाना बनाना, दिन भर पापा की सेवा में लगे रहना, हम लोग को खिलाना। अगर मुझे कोई इतना लंबे समय तक करने को कहे शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। 10-15 दिन की बात अलग होती है। मतलब शी इज़ लेवल, उनका लेवल ही अलग है, मेरे बस की बात नहीं। बस यही एक छोटी सी कहानी थी। और आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा प्रिकॉशन ले रहे होंगे। प्रिकॉशन हम लोग भी लेते थे, लेकिन जब आप राजनीतिक फील्ड में रहते हैं तो कुछ चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। बस वही हुआ। लेकिन बहुत आप लोगों से जितना भी मैं आप लोग का धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने बहुत दुआएं दी, बहुत ऊपर वाले ने साथ दिया कि हम लोग इस जंग से जीते। और आपके भी जितने भी जानने वाले हैं, मैं बस यही ईश्वर से कामना करूँगी कि स्वस्थ रहें। और अगर अभी नहीं सही हैं तो जल्द ही स्वस्थ हो, क्योंकि लेकिन हमें अपनी प्रिकॉशन पूरी रखनी है, इसमें कोई भी रियायत ना करें। अगर स्वास्थ्य है, अगर जीवन है तो सब कुछ आएगा, और अगर जीवन नहीं है तो सब बेकार है। कोई न बच्चा, न बच्ची, न पिता, न पति, कुछ नहीं। सबसे पहले अगर आप स्वस्थ हैं तो ही खुशहाली। बस एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।